भाइयों बहनों, नए फाइनेंशियल ईयर में हम लाए हैं आपके लिए नए सब्सक्रिप्शन प्लान्स। इसमें नेशनल प्लान्स हैं, इंटरनेशनल प्लान्स हैं। देखिए, हम यूट्यूब का ज्वाइन बटन उपयोग में नहीं लाते हैं, इसलिए हमने ये सब्सक्रिप्शन प्लान्स बनाए हैं जिनसे हम एक कॉर्पस फंड बना रहे हैं जो हमारे राष्ट्रीय और हिंदू हितों में काम लिया जाएगा। और इसमें नेशनल प्लान्स आरंभ होते हैं $100 से और इंटरनेशनल प्लान्स आरंभ होते हैं $5 से। इनके सबके डिटेल्स विस्तार से आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ जाइए और क्लिक कीजिए। साथ ही हमारे इस अप्रतिम अभूतपूर्व कंटेंट के लिए आप हमें सहायता तो करते ही हैं। ऊपर जो आपको दाहिने हाथ में टॉप पर जो QR दिख रहा है उसको स्कैन करके हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करते रहिए, जिससे हम ये अभिनव कंटेंट आपके लिए लाते रहें। नमस्ते, आप सभी को नवरात्रि पर्व की हार्दिक बधाई। और आज के कार्यक्रम में हम बातचीत करने जा रहे हैं गौरव वल्लभ जी से, जो नमस्कार। वैसे इस समय चर्चा में है। स्वागत है आपका गौरव वल्लभ जी। लेकिन जयपुर डायलॉग्स के दर्शक जानते हैं कि गौरव वल्लभ जी हमारे साथ जयपुर डायलॉग्स पर भी 2 बार आए हुए हैं, 2019 में और 2020 में। जी आपका स्वागत है गौरव जी। जी नमस्कार, और आपको और सभी दर्शकों को नवरात्रि के प्रथम दिन की हार्दिक शुभकामनाएं, स्थापना की। अब गौरव जी, इस समय आप चर्चा में हैं क्योंकि आपने कुछ मैंडेटरी कंडीशंस को, आपके शब्दों में कह रहा हूँ, मैंडेटरी कंडीशंस को लेकर कांग्रेस पार्टी से आपने इस्तीफा दे दिया। जी लेकिन ये जो कंडीशंस आपने मैंडेटरी कंडीशंस 3 बताई हैं, जिसमें आपने कहा कि भी सनातन धर्म से विद्वेष, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाना और वेल्थ वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देना, हम्म, ये तो बहुत समय से चल रहा था। विशेषकर ये वेल्थ क्रिएटर्स वाली बात तो ये बहुत समय से चला रहे थे। मैं कम से कम आपको पूरी मुझे तो देखते हुए हो गया करीब 2000, विशेषकर 2019 के पहले से, जब वो आपका उन्होंने चौकीदार चोर है वाला नारा लगाया था, तब से ही चल रहा था ये। देखिए, मेरा हमेशा से मानना था कि जब कोई कोर्ट या कोई इंस्टीट्यूशन के द्वारा क्लीन चिट मिल जाए तो उसको मुद्दे को समाप्त करना चाहिए। अब अडानी को गाली देने का कार्यक्रम चालू हुआ, पर सेबी ने जब क्लीन चिट दे दी तो अब तो मानना पड़ेगा। राफेल का मुद्दा उठा के अंबानी को गाली देने का कार्यक्रम चालू हुआ, पर सुप्रीम कोर्ट ने जब क्लीन चिट दे दी तो मानना ही पड़ेगा। संजय जी, आपको कहीं तो यू हैव टू स्टॉप द बस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ना। यू कांट अब्यूज फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट। सुबह से शाम वेल्थ, और एक दो कोई नहीं कर रहे हैं। मैंने एक आपको उदाहरण देता हूं। एयर इंडिया का जब विनिवेश हुआ, एक औद्योगिक समूह ने उसे खरीदा, तो आपने उस औद्योगिक समूह को गाली देना चालू कर दिया। एक बड़े और पारसी औद्योगिक समूह ने बॉम्बे से केंद्र सरकार की, मोदी जी की तारीफ करी, तो उसको देना चालू कर दिया। तो अर्थात सारे वेल्थ क्रिएटर्स खराब नहीं हो सकते, सारे पूंजीपति खराब नहीं हो सकते। जब आपको अपने इर्द गिर्द सब खराब दिखने लग जाए, इसका मतलब खराबी आपके दिल में। तो ये मुद्दा, जब अडानी को क्लीन चिट मिली उसके बाद मैंने स्वयं ने, मैं मान रहा हूं संजय जी, आपके सामने आपके शो में बैठ के बोल रहा हूं, मैंने खुद ने अडानी समूह के खिलाफ प्रेस वार्ता मैंने की थी। पर क्लीन चिट मिलने के बाद मैंने कहा आप चुप रहो, क्योंकि अब क्लीन चिट के बाद आप सेबी को गाली देने लग जाओ। सुप्रीम कोर्ट क्लीन चिट दे तो उस पे सवालिया निशान उठ लगा लो। आरबीआई कोई कदम उठाए तो उसको गाली देना चालू कर दो। सब लोग खराब नहीं हो सकते। बिल्कुल सही बात है, सब लोग खराब नहीं हो सकते। वही मैं पूछ रहा हूँ कि ये जब चौकीदार चोर है का जो नारा लगाया था इन्होंने, उस समय तक सुप्रीम कोर्ट की क्लीन चिट रफाल मामले में आ गई थी। लेकिन उसके बाद भी पूरा 2019 का चुनाव जो था वो चौकीदार चोर है के नारे पर लड़ा गया।
तो उस समय आपसे कोई बातचीत या कोई सलाह या कोई इस तरह की कोई उस बातचीत समय हुई? उस समय भी मैंने कहा कि व्यक्तिगत आरोप लगाना गलत है, नीतियों का विरोध हो सकता है। संजय दीक्षित गौरव को खराब कहे, लोग इस पे एतबार नहीं करेंगे। गौरव संजय दीक्षित को खराब कहे, एतबार नहीं करेंगे। पर संजय दीक्षित ये बोले कि गौरव खराब इन कारणों से है और गौरव को इस तरह से इन कारणों को सुधारना चाहिए, लोग आप पे एतबार करेंगे। मैंने कहा कि अपोजिशन का काम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का होता है, रचनात्मक आलोचना। गाली देकर भागने का काम कायरों का होता है, रचनात्मक आलोचना नहीं होती है। देश के लोग विश्वास नहीं करेंगे। हालत ये हो गई है कि आज कांग्रेस पार्टी मोदी जी को गाली देते देते अपनी स्वयं की नीतियों को गाली दे रही है। मैंने उसका उल्लेख भी अपने पत्र में किया कि जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पीवी नरसिम्हा राव साहब की सरकार के दौरान देश को एक नई आर्थिक दिशा मिली, जिसके कारण संजय जी मैं आज गर्व से कहता हूं, मेरे जैसे व्यक्ति आज सिस्टम में आए तो वो लिबरलाइजेशन और ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमी के कारण आए, वरना मैं भी कहीं खेती कर रहा होता अभी। आज ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमी हुई, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बनी, पढ़े लिखे आदमी आगे बढ़ पाए, तो इकोनॉमी को ओपन अप किया। आज कांग्रेस पार्टी उस इकोनॉमी के ओपनिंग अप को गाली देती, उसी पे सवालिया प्रश्न चिन्ह खड़े कर देती है। तो व्यक्तियों का विरोध नहीं हो सकता, नीतियों का विरोध होता है। और मैं एक उदाहरण आपको देता हूं जो मैं कांग्रेस पार्टी में कई बार मैंने लोगों को दिया। तो मुझे बोला गया कि आपके मन में कहीं दबा हुआ संघ का धारणा, ये बोला। मैंने एक उदाहरण दिया कि अगर व्यक्ति को आलोचना से फायदा होता तो वाजपेयी जी व्यक्तियों की आलोचना करते। उन्होंने तो कई बार सरकार के साथ खड़े हो गए, वो जाके कई मुद्दों पर सरकार के साथ खड़े हो गए, तो उनकी आलोचना पे देश ने विश्वास किया। अगर वो ये नहीं करते, सुबह से शाम गालियां देते रहते, तो देश उनकी आलोचना पे भी विश्वास नहीं करता, क्योंकि राष्ट्रीय हित के मुद्दों पे वो सरकार के साथ भी खड़े हो गए जाके। जिस जिस बेंच पे सरकार बैठी थी उस बेंच के पीछे जाके बैठ गए वो। तो ये एक आलोचना का सिस्टम है हमारे देश में। रही बात सनातन विरोधी और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने का, जो मुद्दा मैंने उठाया, मैं प्रतिवर्ष संजय जी बजट पे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूं। आपने भी एक दो बार देखी होगी, जी हाँ, मुझे उम्मीद है। जी मैंने हाँ। इस वर्ष नहीं करी, और मैंने कहा कि जब तक राम मंदिर के दर्शन करने नहीं जाओगे मैं नहीं करूंगा। मैंने उनको कहा कि राम मंदिर के दर्शन करने नहीं जा रहे, आप प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा रहे, पॉलिटिकल प्लस माइनस का तो इतिहास जवाब देगा, आने वाला समय जवाब देगा, पर पाप का जवाब यही मिल जाएगा। दिस इज ए सिन, दिस इज नॉट नथिंग मोर नथिंग लेस, ये एक तरह का पाप है। मैंने उनको कहा साहब, सनातन के विरोध में कांग्रेस पार्टी के नेता वक्तव्य देते हैं, कांग्रेस पार्टी के अलायंस के नेता वक्तव्य देते हैं, आप उसके बारे में चुप्पी तोड़ो, उसका विरोध करो। मैं कभी भी संजय जी इस मत का नहीं हूं कि हम कोई भी धर्म को, कोई भी, सनातनी नहीं, हिंदू ही नहीं, सारे धर्मों में किसी को भी अगर गाली देते हैं तो ये भारत की अंतरात्मा पर चोट है, मेरे को ऐसा लगता है। पर आप सनातन को, धर्म को गाली दो और कांग्रेस पार्टी यहां चुपचाप बैठी है, मेरे से नहीं हो पाएगा सर, मेरे वो से तो नहीं। जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे उनके सुपुत्र ने ही समर्थन किया था बाकायदा। मैंने कहा ना, उनके सुपुत्र ने किया, कांग्रेस पार्टी के अलायंस के डीएमके के नेताओं ने इतनी भद्दी भद्दी बातें बोली है कि आज नवरात्रा के प्रथम दिन अपन उस पे वो बातें ना दोहराए तो ही ठीक है, नहीं तो पाप के भागी अपन भी बनेंगे। अच्छा, ये आपने जो बात कही कि वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देते हैं, अभी आपने देखा कि एक स्टेटमेंट आया
हालांकि वो इनके मैनिफेस्टो में स्पष्टता जो है वो उजागर नहीं है, लेकिन एक स्टेटमेंट दिया राहुल गांधी ने और वो कहा कि भाई हम सबकी एक सर्वे करेंगे सबकी वेल्थ का और उसको फिर हम रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये कौन-सी पॉलिटिक्स है? मुझे कांग्रेस में तो कभी ये दिखाई नहीं पड़ी। ये काम तो नेहरू जी भी सोशलिस्ट माइंडेड थे, लेकिन उन्होंने भी ये नहीं कहा कि हम सबकी वेल्थ जो है उसका सर्वे करके वो सबको रीडिस्ट्रीब्यूट कर देखिए, देंगे। इसका माइंडसेट आपको बताता हूँ, और ये माइंडसेट देश के लिए घातक है संजय जी। दिस इज नॉट गुड फॉर द ओवरऑल यूनिटी ऑफ आवर कंट्री। एक साउथ का मुख्यमंत्री कांग्रेस का, कर्नाटक का, बोलता है हम 1 रुपये जीएसटी देते हैं, हमें 25 पैसा मिलता है। उत्तर प्रदेश 1 रुपया जीएसटी देता है, उसको 1.25 रुपया मिलता है। ये बातें, ये तथ्य भारत के लिए अच्छी बातें नहीं, भारत की यूनिटी के लिए अच्छी बातें नहीं। कल मैं राजस्थान का व्यक्ति हूं, आप राजस्थान में रहते हैं, मैं राजस्थान का मूलतः बिलोंग करता हूं। मैं कह दूं कि साहब हम यहाँ पे जिंक उत्पादन करते हैं, हम आपको नहीं देंगे, तो आप क्या कर लोगे? आप कैसे मैन्युफैक्चरिंग करोगे? मैं कह दूं साहब सीमेंट तो मेरे यहाँ से बन के जाता है। मैं कह दूं साहब हजारों और, भले ही वो रॉक फॉस्फेट हो जो यूरिया में जरूरी होता है, वो तो मेरी मिट्टी देती है। मैं कह दूं साहब जैसलमेर बाड़मेर में तेल तो मेरा है। ये बातें भारत के यूनिटी के लिए खतरा है। और ये कास्ट सेंसस वाली बात के लिए मैंने अपने पत्र में भी लिखा कि हुँ, इस कांग्रेस पार्टी आज दिशाहीनता की तरफ आगे बढ़ रही। कैसे? आज सुबह बात करेंगे ईवीएम के हैकिंग की, कल सुबह बात करेंगे कास्ट सेंसस की, परसों सुबह बात करेंगे अडानी अंबानी को गाली की, नरसों सुबह बात करेंगे बेरोजगारी की, उसके अगले दिन बात करेंगे अग्निवीर की, उसके अगले दिन बात करेंगे महंगाई की, और फिर ये वापस ईवीएम पे आ जाएगी। ये हफ्ते भर का साइकिल है। अब कास्ट सेंसस पे संजय जी अगर किसी को भी बात करनी, आप वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी रहे हुए, आप ये बताइए, आपको सबसे पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आप कास्ट सेंसस में क्या डाटा कैप्चर करोगे और उस डाटा का प्रयोग देश को आगे ले जाने के लिए कैसे होगा। अब क्या कास्ट सेंसस में ये डाटा दुनिया की कोई ताकत इसको कैप्चर कर सकती है कि भाई आपने जीएसटी कितना दिया? अरे जीएसटी मैंने दातुन खरीदा, पेस्ट खरीदा तो भी जीएसटी दिया। अब मैंने आटा खरीदा या मैंने दूध की सरस दूध राजस्थान की थैली ली तो भी जीएसटी दिया। तो मैं ये डाटा कैसे कैप्चर करूंगा? फिर मान लो देश में कोई जाति इकट्ठी होके बोले कि हमने टैक्स में इतने प्रतिशत दिया, तो फिर उसका क्या जवाब होगा? ये देश को बांटने वाली, देश को यूनिटी को डिस्टर्ब करने वाली तथ्य है। ये देश को एक रखने वाले तथ्य नहीं है। और ये तथ्य कौन दे रहा है? ये तथ्य वही व्यक्ति दे रहा है संजय जी। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, मैं आपको सच बता रहा हूं, तब भी वही व्यक्ति मैनिफेस्टो बना रहा था जो आज बना रहा है। मैं कॉलेज में, मेरे यहाँ के बाल तो सफेद हो गए, यहाँ के भी हो रहे हैं धीमे धीमे, पर वो आदमी वही है। अगर उसके आइडिया में दम होता तो 42 पे आती कांग्रेस। 42 सीटें जीते हैं 2014 में, क्या 52 पे आती? 2019 पे 52 सीटें जीते। तो मैंने एक शब्द लिखा कांग्रेस पार्टी में, अपने पत्र में भी लिखा, नए लोगों की, नई एस्पिरेशंस की, युवाओं को रोका जाता है, उनको हडल किया जाता है। और जो लोग कांग्रेस पार्टी की नीति बना रहे हैं, जिस आदमी ने राम मंदिर पे नहीं जाने का निर्णय लिया कांग्रेस पार्टी में संजय जी, वो व्यक्ति अपनी कक्षा के मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा हुआ है। उसको क्या पता है कि ग्राउंड लेवल पे लोगों की एस्पिरेशंस क्या है। लोकतंत्र में तो देश के लोग जो सोचेंगे वही तो सरकार की नीति होगी। वो मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा है संजय जी। और 4-4 बार से राज्यसभा में 24-30 साल से, मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तब भी वो टीवी पे आता था, आज भी वही बैठा है। हुँ। मैं जब कॉलेज में था 1998 में, जब भी वही बोलता था, आज भी वही बातें कर रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं, नए लोगों की एस्पिरेशंस की,
नए आइडियाज की कांग्रेस पार्टी में रुकावट है, हर्डल है, वो उसको डिस्कार्ड करते हैं। अब राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी जो है वो अपनी न्याय यात्रा पे चले। बहुत सारे लोग कहते हैं, मैं सुन रहा था प्रशांत किशोर भी कहते हैं कि वो ये जो समय था ये स्ट्रैटेजी बनाने का, टैक्टिक्स फाइन ट्यून करने का था, उस समय वो न्याय यात्रा कर रहे थे। तो वो वैद्यनाथ धाम मंदिर में गए, ज्योतिर्लिंग है। वो काशी विश्वनाथ मंदिर में गए, वो भी ज्योतिर्लिंग है। अमेठी तक आए। अब अमेठी से अयोध्या जो है वो 60-70 किलोमीटर पड़ती है। तो अमेठी तक आने के बाद भी, भाई आप प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए कोई बात नहीं, जब आप अमेठी तक आए हैं, मंदिरों में जा चुके हैं, तो राम मंदिर से ऐसा क्या आपको द्रोह है या विद्वेष है कि आप राम मंदिर नहीं जा रहे? मेरे समझ के परे है। मैं 4 महीने तक इसीलिए इंतजार करता रहा कि साहब पहले बोला गया वो एक पार्टी का इवेंट है, प्राण प्रतिष्ठा, हम नहीं जाएंगे। और उसके बाद भी 3 महीने हो गए। मैं आपको एक घटना बताता हूँ संजय जी। मैं उदयपुर शहर से चुनाव लड़ा, आपको शायद ध्यान होगा इस बात। उदयपुर से, जी हाँ। उदयपुर शहर में जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी प्रभु श्री राम की, मैं उदयपुर शहर में अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठा था। मेरे पास इस फोन के अंदर संजय जी कम से कम 100 कार्यकर्ताओं के मैसेज है कि भैया हम घर के बाहर नहीं निकल सकते शर्म के मारे। तो आप मेरी ट्विटर की टाइमलाइन देखो, मैंने उस दिन सारे कार्यकर्ताओं को लेकर भगवान राम के मंदिर गया और अखंड रामायण का पाठ कराया कि भाई उनके पापों का प्रायश्चित। यही तो मैं कह रहा हूं, जो लोग नीति बना रहे हैं उनको ग्राउंड रियलिटी का नहीं है पता, क्योंकि उनको इलेक्शन लड़ना ही नहीं है, ना उनको सत्ता में आने की इच्छा है, ना वो विपक्ष की भूमिका निभाना चाहते। वो एक ही काम करना चाहते हैं कि चौथी बार के बाद जब 5वीं बार राज्यसभा आए तो मेरी सेटिंग गोटियां बैठ जाए। उनका एक ही एजेंडा है और कोई एजेंडा नहीं। और उनका दिन शुरू होता है सुबह नाश्ते में मोदी जी को माता की और पिता की गालियां दो, दिन में लंच में अडानी, अंबानी, टाटा और बड़े औद्योगिक समूह को गालियां दो, और शाम का कार्यक्रम संजय जी मैं आपको नहीं बता सकता, मैं खुद लज्जित हो जाऊं। वो तो हम समझ सकते हैं। इस समय हम देखते हैं ना, जो उनकी जो चीफ स्पोक्समैन है मैडम, वो तो उनका तो काम ही गाली देना, गाली गलौज करना, एक दूसरे को, किसी को फूल अब कहना, आप किसी बताओ, को गधा कहना, अचानक किसी को कुछ कहना। आपको एक और जानकारी देता हूं और आपके दर्शकों को। सबसे टॉप बॉडी है कांग्रेस वर्किंग कमेटी, जी, टॉप बॉडी। टॉप उसमें बॉडी। लगभग 100 से ज्यादा मेंबर होंगे, 100। हम्म। उसमें से मात्र 3 या 4 चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी 96-97 है वो घर बैठे हैं, चुनाव नहीं लड़ना चाहते। और आप एपेक्स बॉडी के मेंबर, आप क्या कंट्रीब्यूट करोगे संजय जी? क्या ऐसा संभव है? आप जैसे पुलिस अधिकारी रहे हुए, अगर आप नहीं, मैं स्वयं थानों, प्रशासन में था। हाँ मैं आप आईएएस में प्रशासन था। में रहे हुए, आप सॉरी, आप प्रशासन में रहे हुए, आप अपनी टीम को लीड करने के लिए अगर जरूरत पड़ी, तो अगर आप खुद रोड पे नहीं उतरे तो आपका जो नीचे वाला व्यक्ति है, एसडीएम है, पटवारी है, तहसीलदार है, वो काम करेगा क्या? आपको एग्जाम्पल तो सेट करना पड़ेगा ना। मैंने कहा ये सीडब्ल्यूसी में शर्त ये लगाओ, शर्त कि सीडब्ल्यूसी में जो भी मेंबर है उन्हें चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो मुझे मजाक में एक शीर्ष नेता ने कहा, तो बोले कि फिर तो सीडब्ल्यूसी बनेगी ही नहीं। अब आप चुनाव लड़ना नहीं चाहते, चुनाव लड़ते हैं जो लड़ाई करते हैं। मैंने जमशेदपुर में सिटिंग मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ा। उदयपुर सीट, संजय जी आप राजस्थान की पूरी सब जिलों से अवगत है, उदयपुर सीट टफ सीट है कि नहीं कांग्रेस के लिहाज से, मैं आपसे पूछ रहा हूं। हाँ, वो तो है। फिर भी वन ऑफ द लड़ा, टफेस्ट। लड़ा, ताकत से लड़ा संजय जी, ताकत से। पर आप हमारी बात, अब मैंने कहा साहब मैं इसलिए हारा, आपको एक उदाहरण बताता हूं। मैंने हारने की एक रिपोर्ट बनाई अपनी, जिसमें मैंने अपने माइनस पॉइंट भी लिखे कि मेरी क्या खामियां थी, पार्टी की क्या खामियां थी। मैंने सोचा जैसे कभी भी अपन कॉरपोरेट में या
प्रशासन में अपने डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आते तो एक रिपोर्ट बनाते हैं अपन, एक ही सिस्टम है। मैं रिपोर्ट बना के इस लैपटॉप में इस फोन के अंदर पड़ी है, किसी ने मांगी नहीं आज तक, किसी को जरूरत नहीं है। ऐसे पॉलिटिकल पार्टी नहीं चल सकती, ऐसे आप देश में मेरी जानकारी के लिए यदि आप साझा करना चाहें, उस रिपोर्ट में आपने क्या विशेष बातें इंगित की? मैं मेरी खमियां भी बताता हूं जी। पहली बात, वहां पे कांग्रेस पार्टी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ही नहीं है, आदमी ही नहीं है, कोई ग्राउंड पे कनेक्ट ही नहीं है। दूसरी बात, जिस तरह से सनातन को गालियां दी जा रही थी और सितंबर अक्टूबर से गालियां देनी चालू हुई, मेरे को बुला बुला के लोगों ने क्या कहा संजय जी कि गौरव जी आप तो बढ़िया आदमी हो, पर इस सनातन विरोधियों को हम वोट नहीं देंगे। मेरे को एक समाज की मीटिंग में गया संजय जी, लगभग 15,000 लोग इकट्ठे हुए थे, 15,000। उन्होंने कहा गौरव जी आप सिंबल लौटा दो, आपको जिताने की गारंटी हमारी, पर सनातन विरोध के साथ वोट नहीं मिलेगा। मेरे खुद के 50 परिवार के घर है, 50 से ज्यादा मेरे परिवार के घर है। मेरे को मेरे परिवार वालों ने कहा कि गौरव तू तो अच्छा आदमी है, पर वोट तुझे नहीं दिया हमने, मेरे परिवार के लोगों ने। ये बात, ये जो मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़े हुए, ये क्या समझेंगे, इनको भावना क्या समझ में आ रही है। और आपको एक चीज बताता हूं, जो व्यक्ति कांग्रेस पार्टी में टिकट देता है, वैसे तो आजकल टिकटों का तो राजस्थान में आप देख रहे हो, आदमी विदेश चले गया टिकट मिला तो एक आदमी को टिकट मिला, वो विदेश चले गया, आपको याद आ रहा है ना। वो कह रहा मेरे को लड़ना ही नहीं, दूसरा आदमी कह रहा है मैं लड़ रहा हूं, मैं हारूंगा, पर फिर भी मेरे ऊपर दबाव है इसलिए लड़ रहा हूं। तीसरा आदमी कह रहा है कि मेरे ऊपर फलाना नेता का दबाव है इसलिए। और बांसवाड़ा डूंगरपुर में क्या हो रहा है आप देख रहे हो, वो जो कैंडिडेट है वो उसका फोन ही नहीं लग रहा है, वो फोन बंद करके पता नहीं कहाँ चले गया। तो पहले उसको सिंबल दे दिया और अब कह रहे विड्रॉ कर दो, और अब वो मिल ही नहीं रहा। अखबार वालों को वो मिल रहा है, पर कांग्रेस पार्टी को नहीं मिल रहा। अखबार में वो धनाधन इंटरव्यू दे रहा है, लोगों के कैंपेन कर रहा है, कांग्रेस पार्टी कह रही है हमें नहीं मिल रहा। ये ऐसे पार्टी चलती है क्या संजय जी, आप बताइए। ये पार्टी छोड़ दीजिए, एक मिनट, एक पार्टी को, क्या ऐसे कोई बड़ा समूह चलता है, ऐसे कोई बड़ा परिवार चलता है? ना नीति, ना नेतृत्व, ना नियत। फिर आप कहो कि साहब गौरव जी हमको मेरे मैंडेटरी कंडीशन पे अगर चोट करी तो मैं एक क्षण भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने 4 महीने तक संजय जी सारे नेताओं के घर जा जाके उनके पैर पकड़े कि साहब ये मेरी बात मानो, मैं जो कह रहा हूं इसको समझो। नहीं सुने ना। मैं तो क्या कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं क्या भारत में? क्या पता क्या करना चाहते हैं। मैं तो ईश्वर से आज नवरात्र के प्रथम दिन यही कहूंगा, सद्बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे, क्योंकि भारत में लोकतंत्र के लिए, समाज के लिए एक मजबूत विपक्ष की रहना जरूरी है। एक उदाहरण देता हूं मेरे से कई लोग कह रहे हैं कि गौरव जी आप बदल गए। संजय जी मैं नहीं बदला, मेरे साथ जो इधर बैठे थे ना इस सीट पर, वो उठ के कहीं चले गए। मैं तो आज भी कह रहा हूं अरविंद केजरीवाल कलयुग का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, पर जो 15 दिन पहले ये जो कांग्रेस पार्टी बोल रही थी वो उठ के चली गई। मैं तो आज भी कह रहा हूं एंटी सनातन के नारे नहीं लगाऊंगा, पर कांग्रेस पार्टी कह रही है दैट इज ओके। मैं तो आज भी कह रहा हूं भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाना एक पाप है, कांग्रेस पार्टी कह रही दैट इज ओके। मैं तो आज भी कह रहा हूं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमी वाज गुड फॉर आवर कंट्री,
भारतीय जनता पार्टी का सदस्य होने के बावजूद कह रहा हूं कि पीवी नरसिम्हा राव साहब ने जो एलपीजी रिफॉर्म्स लाए वो अच्छे थे, पर कांग्रेस पार्टी उसको नहीं मानती। क्या पता शायद पीवी नरसिम्हा राव साहब को श्रेय नहीं चले जाए इसलिए नहीं मानती होगी, मुझे नहीं पता उनका माइंडसेट क्या। मैं तो आज भी कह रहा हूं डिसइन्वेस्टमेंट इन सर्टेन पब्लिक सेक्टर्स जरूरी था, है और आगे भी रहेगा। मैं तो आज भी बिल्कुल कह रहेगा, रहा हूं बिल्कुल रहेगा। वेल्थ क्रिएटर्स का सम्मान पहले भी हो रहा था, आज भी हो रहा, आगे भी होगा, क्योंकि जो व्यक्ति कैपिटल से अपनी कैपिटल लगा के अपना आइडिया लगा के वेल्थ क्रिएट करता है वो जीडीपी में योगदान देता है, और जीडीपी में योगदान वालों को हमें सम्मान देना चाहिए, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उनको गाली नहीं देनी चाहिए। एक बात और यहीं पर कर लेते हैं, जो अब आप कह रहे हैं कि सीडब्ल्यूसी के इतने सदस्य थे, उनमें से 3-4 के अतिरिक्त कोई चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन सीडब्ल्यूसी के जो सबसे महत्वपूर्ण सदस्य हैं, वो भी अपनी सीट छोड़ के भागे हुए हैं। चर्चा कर रहे थे कल प्रशांत किशोर, वो सुन रहा था मैं, काफ़ी देर रात तक सुनता रहा उसको, तो वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स। और एक पॉइंट ये बोला कि भई आप जो है चुनाव हार कहाँ रहे हो? आप चुनाव जो है वो हिंदी हार्टलैंड में हार रहे हो। आप नॉर्थ और वेस्ट में हार रहे हो बुरी तरह से, जहाँ पर आपका जो स्ट्राइक रेट है वो 10% भी नहीं है। और जब तक वहाँ पे आप भारतीय जनता पार्टी से 2-2 हाथ करने की हिम्मत जुटा के नहीं करोगे, तब तक आप नहीं कर सकते। और आप उदाहरण ये प्रस्तुत कर रहे हैं कि आप अमेठी छोड़ के भाग गए वायनाड। मैं यही तो कह रहा हूं, आप कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ रहे हैं क्या? कांग्रेस का ट्रेजरर चुनाव नहीं लड़ रहा है क्या? कांग्रेस का कोई महासचिव चुनाव नहीं लड़ रहा? ताज्जुब होगा आपको ये। कौन सा महासचिव चुनाव लड़ रहा है सिवाय एक महासचिव जिसको उत्तर प्रदेश और बिहार का अंतर नहीं आता, जिसको आप पूछो कि उत्तर प्रदेश की 5 लोकसभा क्षेत्र बता दे तो वो नहीं बता सकता। वो कांग्रेस का महासचिव है, सबसे ताकतवर। तो ऐसे लोग कैसे कांग्रेस को आगे ले जाएंगे? केसी टिकट वेणुगोपाल। देते हैं वो टिकट देते हैं। टिकट सही दिया बात सही बात। राजसमंद से, टिकट दिया राजसमंद से वो भग गया। टिकट दिया आप मुझे एक चीज बताओ, आप बरसों से राजस्थान में रहते हो, बरस हो गया आपको, मतलब 90% जिंदगी आपने राजस्थान में निकाली। मुझे ये बताओ कि आपने कभी सुना कि राजस्थान में कांग्रेस सीपीआई को सीट दे रहा है? कम्युनिस्ट पार्टी को सीट दे रही है 25 में से 1, भारतीय आदिवासी पार्टी को एक। और और कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो राहुल गांधी के खिलाफ वायनाड में चुनाव लड़ रही है, बस सीपीआई। बताओ आप क्यों दी? आपको पता है ये सीट क्यों दी? पता है आपको ये बात? क्योंकि आप बताएं। कैंडिडेट ही नहीं है वहां, कांग्रेस के पास कैंडिडेट ही नहीं है। अरे डोटासरा साहब जैसलमेर, खुद है, वो क्यों नहीं लड़ सकते थे? वो तो अगर उनमें साहस होता तो बात ही अलग है ना। अब मैं उनके कुछ वीडियोस देखता हूं, मुझे लगता है कि मतलब इतना बढ़िया नृत्य करते हैं वो कि उनको कहीं और अपने हाथ आजमाने चाहिए राजनीति के अलावा। दूसरी हाँ, बात, बाड़मेर में देखा था मैंने, बाड़मेर में बड़े हाँ अच्छे नृत्य कर रहे थे। हाँ, दूसरी बात, जैसलमेर बाड़मेर से संजय जी कांग्रेस के पास कैंडिडेट ही नहीं है, आरएलपी का कैंडिडेट लेके आए। नागौर के अंदर कांग्रेस के पास कैंडिडेट ही नहीं, आरएलपी को सीट दे दी। बांसवाड़ा डूंगरपुर में कांग्रेस के पास कैंडिडेट ही नहीं है, बाप को सीट दे दी। वो और कैंडिडेट तो था, उससे कह रहे हैं हट जाओ। वो हट जाओ। फिर भीलवाड़ा उसने हटने से मना राजसमंद, कर दिया। भीलवाड़ा राजसमंद में जो ड्रामा हुआ, अचानक से राजसमंद का कैंडिडेट गायब हो गया, विदेश चले गया, भीलवाड़ा वाले को राजसमंद भेज दिया, जयपुर से एक शीर्ष नेता को बैठा के भीलवाड़ा भेज दिया। मजाक, ये म्यूजिकल चेयर नहीं है तो क्या है? अरे आप एक लोकसभा एक क्षेत्र, बात भूल गए। एक एक टिकट तो इस बात पे काटा गया कि वो जयपुर डायलॉग्स में संबद्ध थे। मैं तो कहूंगा, अगर मैं उनको व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं संजय जी, जिनका टिकट कटा, मैं तो उनको कहूंगा अच्छा हुआ नहीं 6-7 लाख से हारते, या कोई मतलब है कोई बात, जयपुर डायलॉग ने आपकी रक्षा ही की।
लेकिन जिन्होंने ये मुद्दा उठाया, शशि थरूर जी ने, जयपुर डायलॉग्स वाला, उन्होंने पता नहीं क्या, उनको क्या रुचि आ गई, उन्होंने ये मुद्दा उठाया। वो तो स्वयं जयपुर डायलॉग्स पर आने के लिए बिल्कुल उनका सब कुछ फाइनल हो गया था। पर मेरे को लास्ट डे जो कुछ उनको मुझे जो समाचार पत्रों से पता चला कि आपने उनको बिजनेस क्लास का कुछ टिकट दिया नहीं, आप इकोनॉमी में ट्रेवल नहीं, नहीं, कराना नहीं, चाहते। दे दिया था, दे दिया था। अब आप, मुझे नहीं पता, पर समाचार पत्रों में आया, कोई आपके व्हाट्सएप के फोटोग्राफ स्नैपशॉट्स मैंने देखे कि बिजनेस क्लास और कहा स्वीट और ये सारी बातें हुई थी, डीलक्स या स्वीट, महाराजा स्वीट या ऐसी कुछ बातें मैंने पढ़ी। आपने कंजूसी करी तो वो आए नहीं। ये जो इंटॉलरेंस है, ये कब से बढ़ गई? आप तो जयपुर डायलॉग्स पे आए हैं, मैं आपने तो पहले हमारे भी आया एक बार एज। फिजिकल सेशन अटेंड किया था आपने, एक बार वर्चुअल किया था 2020 में, जब वो आपका कोविड वगैरह चल रहा था। तो आपको क्या ऐसा लगा कि एक तरफा चर्चा होती है, या आपके ऊपर कोई विचार थोपे जाते हैं, नहीं, आपको रोका जाता है? मेरे ऊपर जयपुर डायलॉग्स के बाद मैं आया, मेरे ऊपर किसी भी ने भी कोई भी सवाल नहीं पूछा मेरे से, और मैं तो खुल्लम खुल्ला आया। और मैं आया तो अखबार में, दोनों ही बड़े जो अखबार है राजस्थान के, पत्रिका और भास्कर, दोनों में मेरे वक्तव्यों की न्यूज भी आई, चर्चा भी हुई। मैंने इकोनॉमी, आपका जो सेशन था जिसमें आपने मुझे बुलाया था, वो इकोनॉमी के ऊपर एक सेशन था जिसमें मैं आया था, और निर्विवाद होकर मैंने अपनी बातें सबके सामने रखी, और आपने मुझे भोजन भी कराया था। हालांकि मुझे नहीं पता था आप बिजनेस क्लास का टिकट भी देते हो, वरना मैं भी एक बार बैठ जाता बिजनेस क्लास में। मेरे उसके पास बाद ये फिर आपको पता है उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि जो बिज़नेस क्लास वाली जो एयरलाइन थी, वो दिवालिया हो गई, और उसके अच्छा, बाद 3 साल तक जयपुर में कोई बिज़नेस क्लास वाला कोई कोई फ्लाइट ही नहीं आती थी। चलो बढ़िया हुआ, जिकाली खत्म अब हुई। वापस शुरू हुई है। जेकाल खत्म हुई। तो मैं तो आया था, और मुझे ये, मैं तो सुबह आके शाम को चले गया था, और भोजन भी आपके साथ करके गया था, तो मेरे को कोई समस्या नहीं हुई। मेरे साथ उस समय भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी भी थे, उनके उनसे भी मुलाकात हुई, चर्चा हुई, कई लोगों से मिला, अपनी बात कहने आया। और मेरे को कोई मेरे को ना तो संजय दीक्षित ने परेशान किया, ना जयपुर डायलॉग के किसी व्यक्ति ने परेशान किया। मेरी कुछ बातों को ध्यान से सुना जरूर आप सब लोग। हाँ, बिल्कुल, और वो आपका जो सेशन था वो काफ़ी पॉपुलर हुआ था, मुझे याद है अच्छी तरह से। अब ये बताइए कि एक जो चिंता और चर्चा, ये हम लोग जो है वो पिछले वर्ष जो ये हुआ था, एक चिंता और चर्चा ये हुई थी कि जो भारत का विपक्ष है, वो राष्ट्रीय मुद्दों पर, आपने भी अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि वो अब राष्ट्रीय मुद्दों की बात ही नहीं करता है, वो केवल जो है वो सत्तारूढ़ पार्टी की बात करता है, और पार्लियामेंट में आजकल चर्चा भी नहीं होती। हम्म। और जैसा आप कह रहे थे कि एक व्यक्ति को घृणा का पात्र बना लिया गया है कि बस, क्या ऐसा तो नहीं है कि जो हमारे यहाँ की जो फर्स्ट फैमिली है, जो अपने आप को एक एंटाइटल्ड फैमिली शायद मानती हो, उसको ये लग रहा हो कि भई अधिकार तो उनका ही था, जीतना तो उनको ही चाहिए था, लेकिन जो है वो पब्लिक बेवकूफ़ है, उसने मोदी को जिता दिया। तो इसलिए वो मोदी से भी घृणा करते हैं, पब्लिक से भी घृणा करने लगे। देखिए, मेरे को उनका माइंडसेट क्या है मैं सिर्फ अंदाजा लगा सकता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि माइंडसेट जो शीर्ष नेतृत्व का वो ये है कि अपने आप ही देश के लोग कुछ समय बाद हुँ। प्रधानमंत्री मोदी जी से बोर हो जाएंगे और हमें सत्ता में ले आएंगे, ये माइंडसेट है। मैं जैसे आपको बोल रहा हूं, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करो तो अनएम्प्लॉयमेंट कैसे दूर होगा इसकी बात भी करनी पड़ेगी। अडानी अंबानी खराब है तो अच्छे कौन है इसकी बात भी करनी पड़ेगी। मैंने जब ये प्रश्न उठाए तो मुझे ये कहा गया ये सारी बातें हम सत्ता में आके करेंगे। अरे,
आप जब अच्छा। अपना ब्लूप्रिंट ही नहीं दोगे तो सत्ता में क्या। एक उदाहरण मैं हमेशा देता हूं संजय जी, मैंने कांग्रेस पार्टी में रह के भी दिया। मैंने कहा मोदी जी जो बोलते हैं लोग विश्वास क्यों करते हैं, क्योंकि उन्होंने गुजरात में काम करके दिखाया। आपके पास भी 3-4 राज्यों में सत्ता, अभी तो 3 में ही है। एक राज्य को मॉडल स्टेट बना के तो दिखाओ। आप जो बात बोलते हो, एक और मैं एक उदाहरण देता हूं। प्रवक्ताओं को कहा कि साहब अडानी के लिए आप अडानी को गाली दो टीवी पर जाके। प्रवक्ता तो बेचारा कर रहा है, संजय जी सुनना मेरी बात। और हम्म। मुख्यमंत्री, कांग्रेस का मुख्यमंत्री अडानी के लिए रेड कारपेट बिछा रहा है, और प्रवक्ता को सामने एंकर वो फोटो दिखा रहा है, और वो प्रवक्ता हम्म। बेचारा पानी पी रहा अंदर, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आप गाली यहां दिल्ली में गाली, जयपुर में आओ आओ बिराजो, स्टेडियम बनाओ। मैं गलत बोल रहा हूं क्या संजय जी? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हैदराबाद में आओ आओ, बैंगलोर में आओ आओ, दिल्ली में दो गाली। छत्तीसगढ़। रायपुर में जब कांग्रेस की सरकार थी तो आओ आओ, दिल्ली में दो गाली। और मैं उन मुख्यमंत्रियों को गलत नहीं मानता हूं संजय जी, मेरी बात आप मानिएगा। जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री उनका स्वागत कर रहे हैं उनको मैं गलत नहीं मानता। उनको तो अपने राज्य में निवेश चाहिए ना, उनको तो अपने राज्य में जीएसडीपी में कंट्रीब्यूशन चाहिए ना, उनको तो अपने राज्य में नए रोजगार का सृजन चाहिए ना। वो गलत नहीं है, दे आर नॉट रॉन्ग। पर आपकी स्टेट्स क्या कर रहे हैं, मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, आप क्या बोल रहे हो, मतलब बिग कॉन्ट्राडिक्शन। इसी पे एक और आगे चलता हूँ। आपने ये पहले शायद नहीं देखा होगा कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है वो विदेशों में जाता है और विदेशों में जाकर वहाँ पर भारत की बुराई करता है। एक मुझे याद पड़ता है कि एक शायद चैथम हाउस में लंदन में एक व्यक्ति ने उठकर इनसे प्रश्न पूछा था राहुल गांधी से। राहुल गांधी से यह प्रश्न पूछा था कि देखिए बाकी सब बात ठीक है, लेकिन मैं इंदिरा गांधी जी से बहुत नज़दीक रहा हूँ। इंदिरा गांधी जी जब यहाँ आई थी तो मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा था कि आप जेल में रहीं तो आपका भारतीय जेलों का अनुभव कैसा है? और इंदिरा जी ने उस प्रश्न का उत्तर देने से मना कर दिया था और ये कहा था कि मैं भारत के बारे में कोई बात यहाँ नहीं करूँगी। तो वैसे अपनी दादी की बात करते हैं, दादी का यह गुण क्यों नहीं आया? अब ये गुण तो मतलब कई नहीं आए, एक गुण की क्यों बात कर रहे हो? जो स्ट्रेंथ है, आप मैं एक बात बोलता हूं, आप कहते हो डरो मत, बोलते हो ना, राहुल जी बोलते हैं ना, तो नहीं डरे तो फिर चलो अमेठी। आप लोगों को कह रहे हो डरो मत, आप क्यों अमेठी नहीं जा रहे? सबसे पहले तो सीडब्ल्यूसी को सिखाओ डरो मत, वो तो डर के बैठे हुए हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं हमारा नाम खराब हो जाएगा जब 4%, 3% वोट मिलेगा। क्यों नहीं डर, क्यों नहीं लड़ते चुनाव? और जो टीवी पे आके बड़े बड़े हुंकार भरते हैं संजय जी, आपको हुंकार भरने का अधिकार है लोकतंत्र में, पर आप चुनाव लड़के तो आओ ना। वो जिन जिन महिला का आप बात कर रहे थे, 3-4 हाँ, वो परसेंट वोट मिले। 6% मिला था साहब, 6%, 6%, 6%। 5.85। हाँ हाँ, अभी वापिस करवाओ तो 2 पे आ जाएंगे। जाओ ना, लड़ो ना। और मैं और मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ता, हम तो हम अपने दम पे यहाँ पहुंचे, अपने पिता का नाम लेके नहीं पहुंचे। यहाँ आज संजय दीक्षित मेरे सामने बैठे हैं और गौरव वल्लभ संजय दीक्षित के सामने बैठे हैं, तो अपनी मेहनत और माता पिता के आशीर्वाद से बैठे हैं। उनके तो पिताजी जिस सीट से 5.6% वोट मिले, पिताजी सांसद थे वहां से। आपको ये ज्ञान है कि नहीं संजय जी? पता है, पता है। हम तो नहीं, हम तो 8 बार से हारी हुई सीट में भी 40% वोट लेके आए हैं, 40%, 40% तो हम तो हमारी ताकत से लड़ रहे हैं। आप कह रहे हो डरो मत, राहुल जी मेरा आपसे आग्रह है, सीडब्ल्यूसी को डरो मत का एक सेशन दो सबसे पहले,
ये सब डर के दुबक के बैठे हुए हैं। और अच्छा सेकंड ये प्लीज और सेकंड आप स्वयं अमेठी से जाके पर्चा भरो। एक और कॉन्सेप्ट आया है मोहब्बत की दुकान का। तो बात तो होती है मोहब्बत की दुकान की, लेकिन जो भाषण होते हैं उसमें तो नफरतें ही नफरतें दिखाई पड़ती हैं। आपने एक वक्तव्य सुना होगा, एक पत्रकार ने कुछ सवाल पूछा, तुम्हारे एडिटर की जाति बताओ, तुम्हारी जाति बताओ, एडिटर की जाति बताओ, एडिटर की जाति बताओ। ये तो मोहब्बत की दुकान नहीं हो सकती, ये तो मोहब्बत की दुकान नहीं हो सकती। संजय जी, मैं जातिगत राजनीति का पक्षधर नहीं हूं। मैं तो संजय जी, आप मेरा नाम है गौरव वल्लभ, मैं मेरा उपनाम नहीं लगा रहा हूं, जाति का नाम नहीं लगा रहा हूं, मैं उसका पक्षधर नहीं हूं। पर आप मेरी जाति को पूछ के गाली दो, बर्दाश्त नहीं हो। ये मैंडेटरी कंडीशन है, बर्दाश्त नहीं होगा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। आप सभी जातियों का सम्मान करो, दैट इज ओके, पर हमारा अपमान करो, अनटॉलरेबल, अनपार्डनेबल, अनएक्सक्यूजेबल। इसमें 0.1% की भी मिलावट मंजूर नहीं है, नहीं है, नहीं। मैं आपको एक लास्ट बात बताता हूं, फिर आपका सवाल लूंगा। मेरे को कांग्रेस के एक शीर्ष नेता ने कहा, आपका CWC में हम मेंबर बना रहे, बुला के बोला। संजय जी, यकीन मानना, मैं नहीं गया उनके पास मांगने, मैंने हाथ जोड़ के कहा, साहब बहुत बहुत धन्यवाद। 10 दिन बाद लिस्ट आई तो मेरा नाम नहीं था। उसके 10-15 दिन बाद एक मीटिंग में वो शीर्ष नेता, टॉप मोस्ट लीडर मुझे मिले, तो मैंने कहा, साहब आपने तो बोला था इसमें तो लिस्ट में नाम नहीं था। तो बोला, तुम्हारे धर्म की आइडियोलॉजी, मैं पुनः रिपीट करता हूं, तुम्हारे धर्म की आइडियोलॉजी हमें सूट नहीं करती। बोलो आप, मेरे धर्म की आइडियोलॉजी हिंदुस्तान में सूट नहीं करती, तो ये बंदा तो चुप नहीं रहेगा। फिर आप जिनकी सूट करती है उनके साथ ही चलो, हमें बख्शो। मतलब आपकी जो धर्म के प्रति आस्था है वो सूट नहीं करती, या हिंदू धर्म ही सूट नहीं करता? क्योंकि मेरी आस्था ना, क्योंकि मैं सनातन के सवाल पूछता था इंटरनल, मैं राम मंदिर का बनने के मैंने ये कहा संजय जी शीर्ष नेताओं को कि राम मंदिर बनने में हमको एक बड़ा अमाउंट का चंदा देना चाहिए। क्या देना चाहिए? डोनेशन देना चाहिए। तो वो बोले, अरे ये तो इसके विचार थोड़े संघ वाले हैं। मैंने कहा, संघ वाले हैं या नहीं, पर चंदा देना चाहिए, चंदा देना चाहिए। आप बताओ, चंदा नहीं देना चाहिए था क्या? आपसे मैं पूछ रहा हूं, आप 1 मिनट अपनी आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट को साइड में रख दो, चंदा देना चाहिए था क्या? इवन एज अ पॉलिटिकल जेस्चर दे देना चाहिए था। बिल्कुल देना चाहिए। अगर थोड़ी बहुत भी पॉलिटिक्स आती है, देखिए मैं तो राजस्थान की पॉलिटिक्स देखते हुए, कि मैं राजस्थान में आया 86 में और तब से देख रहा हूँ, यहाँ तो असेंबली में भी जब आते हैं ना, और सबसे पहले आप, पता नहीं आपने विधानसभा की यहाँ की फंक्शनिंग देखी कि नहीं देखी, जब विधानसभा में स्पीकर सवेरे सवेरे जब पहले सिटिंग शुरू होती है और आते हैं, तो सारे विधायक बोलते हैं राम राम सा। सही कह रहे हो आप, सही कह रहे हो आप, आपस की ग्रीटिंग ही यही है, राम राम सा। बिल्कुल है, अब तो बिल्कुल दूसरे है। नए नाम आने लगे, नहीं तो पहले तो सबके नाम में राम होता था। आज भी 90% कैंडिडेट्स के नाम में राम है, आज भी। तो यहाँ पर तो जो वातावरण रहा है, अच्छा ये जो है, ये बिल्कुल एक प्रकार से ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का वातावरण है, जिससे परहेज अगर रखेगी कोई पार्टी, तो कम्युनिस्ट पार्टी की तरह हो जाएगी। कम्युनिस्ट पार्टी का तो घोषित सिद्धांत है, अगर आपको याद हो गंगाधर अधिकारी पेपर्स की, गंगाधर अधिकारी पेपर्स जो है, उन्होंने इसको भारत को 18 भागों में इंक्लूडिंग पाकिस्तान बांटने की बात कही थी। आज भी कभी
टीवी डिबेट्स वगैरह में मेरा जब किसी कम्युनिस्ट से सामना हो जाता है, तो वो कुछ कहने से पहले मैं उससे यही पूछ लेता हूँ कि भई आप बताइए, आपने गंगाधर अधिकारी पेपर्स को डिसोन किया क्या? उसके बाद वो गालियाँ देने लगते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। कोई रीति नीति है ही नहीं इस मामले में। अब अगर आप राष्ट्रवाद को ही तिलांजलि दे देंगे, अब आप ये कहने लगेंगे कि अच्छा, मुझे तो सबसे मज़ा आता है यूनियन ऑफ स्टेट्स वाला जो फंडा है वो, कि इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब उस वो यूनियन ऑफ उस स्टेट्स की उसी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट हुई है, उसको उन्होंने नहीं देखा कि यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों रखा। उन्होंने कहा उसी का इंडिया तो विल नॉट बी ए फेडरेशन, इट इज़ नॉट अ फेडरेशन, इट इज़ अ यूनियन। उसी का तो आफ्टर इफेक्ट आपने देखा कि जो कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री के भाई, जो कि सांसद भी है, उन्होंने क्या वक्तव्य दिया। उसी का तो आपने देखा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री खुलेआम पब्लिक रैलीज में बोलते हैं हम 1 रुपया देते हैं और हमें 35 पैसे 40 पैसा वापस मिलता है। यही तो है वो कॉन्सेप्ट, उसी का तो एक्सटेंडेड वर्जन है ये। इसी वो कॉन्सेप्ट देश के लिए, देश की यूनिटी के लिए घातक है। जी, वैसे तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में यूनियन ऑफ स्टेट जो है वो एक यूनिटी के परिभाषा के रूप में किया गया था। इसको ये डिवीज़न की परिभाषा के रूप में ले रहे हैं। एक बात और पूछूँगा आपको, चर्चा ये चल रही है कि भई कुछ जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो बातें आई हैं, वो 1936 के जिन्ना के मुस्लिम लीग के मैनिफेस्टो से बहुत मिलती-जुलती हैं। उनके पास आर्काइव में पड़े होंगे ना वो, क्योंकि वो 30 साल से बना रहे हैं, तो उनके पास आर्काइव अच्छी होगी। उनके पास नई बात कुछ नहीं है। पिछले मैनिफेस्टो में उन्होंने क्या बात की थी आपको याद है? एएफएसपीए के बारे में। हुँ। उसके बारे में उन्होंने पिछले मैनिफेस्टो में कुछ काम नहीं कर रहे ना नए। आपका ग्राउंड कनेक्ट ही टूट चुका है। आप 1960 की बातें यहां पर ला रहे हो। 1935 1930 के आर्काइव भी पड़े होंगे, तो वहां से एज इट इज उठा लिया होगा। अच्छा, ये आप ये बताएँ आप कि कांग्रेस के अंदर अ, देश की क्या दिशा होनी चाहिए, इसके ऊपर कभी बातचीत होती है क्या? चाहे वो आर्थिक मुद्दों पर हो या राजनीतिक मुद्दों पर हो, राष्ट्रीय मुद्दों पर हो, सामरिक मुद्दों पर हो? नए आइडियाज को हर्डल करो। और मैं आपको एक एक उदाहरण देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए कि कांग्रेस की क्या निष्ठा है अपनी बातों को पूरा करने की। और ये उदाहरण आपको लाइव दे रहा हूं। उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर हुआ था, आपको याद हो, जी हाँ, 2 साल पहले। जी। मैं भी उस चिंतन शिविर में गया था, मुझे बुलाया गया था। 2-3 दिन का था, 3 दिन का चिंतन शिविर। उसमें चिंतन शिविर में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा निकल के आया कि 50 अंडर 50 करेंगे। 50% पद 50 साल से कम उम्र के लोगों के लिए रिजर्व रखे जाएंगे। 2 साल हो गए। कौन से एआईसीसी में, प्रदेश कांग्रेस में, जिला कांग्रेस में, ब्लॉक कांग्रेस में, टिकटों के वितरण में, एमपी के टिकटों के वितरण में, मंत्रियों के बनने में, कहां पर उस फॉर्मूले का प्रयोग किया, बताइए ना संजय। जो पार्टी अपने द्वारा, खुद के लिए जो निर्णय किए गए उसी को लागू नहीं करवा पा रही है, तो वो देश के लिए जो वादे कर रही है वो क्या पूरे करवाएगी? अरे ये निर्णय तो स्वयं कांग्रेस ने कांग्रेस के लिए लिया और ने नहीं लिया। कांग्रेस के लिए लिए गए निर्णयों को लागू नहीं करवा पा रही है, तो देश के लिए जो वादे किए जा रहे हैं उसको, निर्णय को पूरा करने की कहां उनकी सीरियसनेस है। और इस मैनिफेस्टो में संजय जी, मैं तो अर्थशास्त्र का थोड़ा बहुत जानकार हूं, विद्यार्थी हूं। इस मैनिफेस्टो में ऐसी ऐसी बातें लिख दी गई है जो अगर करने चले जाए तो जो अभी मौजूदा बजट की साइज है उससे 5 गुना बजट चाहिए, 5 टाइम्स।
मजाक है। अब क्या है, मैं अभी क्या है, संजय जी मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, तो मैं संजय जी को बोल दूंगा, संजय जी जयपुर के हर आदमी को 10 करोड़ रुपए दे दिए जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है आप तो सुनोगे ही नहीं मेरी बात। कोई बजटरी एक्सरसाइज करते हैं क्या? फिस्कल डेफिसिट कितनी हो जाएगी ये सारे अगर वो फुलफिल कर देंगे तो? अरे फिस्कल डेफिसिट छोड़ दीजिए, आप बोरोइंग कैपेसिटी हो ही नहीं सकती उतनी। बियॉन्ड ए पॉइंट डेफिसिट विल नॉट इंक्रीज बिकॉज यू कांट बोरो मोर देन दैट। बट नथिंग, जस्ट अनाउंस हर महिला को 1 लाख रुपए दे देंगे। अरे पता है देश में कितनी महिलाएं हैं? ये ज्ञान है? हैड यू डन दिस एक्सरसाइज? और फिर क्या अब होता तो है, उसको क्वालिफाई कर दिया ना, पुअर महिला। पुअर का डेफिनेशन क्या देंगे? पुअर की मैं बताऊं आगे, पुअर की डेफिनेशन ये देंगे, जो पिछले 100 साल से पुअर है, तो 100 साल से पुअर महिलाएं सिर्फ 10-20 मिल बचेगी देश में, क्योंकि 100 से उम्र की कम की बड़ी उम्र की महिलाएं सिर्फ 10-20-50 होगी, 100 होगी, 1000 होगी, लाख होगी, 5 लाख होगी, उनको दे देंगे, बोले स्कीम चालू कर दी। अच्छा चलिए, अंत में चलते चलते आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि नरेंद्र मोदी को आपने प्राइम मिनिस्टर देख लिया 10 वर्ष, उससे पहले गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे थे लगभग 15 वर्ष। उनकी जो वर्किंग है उसके बारे में आपके क्या विचार है? देखिए, ही इज ए विजनरी, प्योर विजनरी। और मैं किससे सबसे ज्यादा प्रभावित हूं? एक व्यक्ति 2047 में देश को विकसित भारत, डेवलप्ड नेशन बनाने की संकल्पना लेके चल रहा है। आज एक व्यक्ति गारंटी ले रहा है कि मेरे तीसरे कार्यकाल में मैं देश को तीसरी नंबर की अर्थव्यवस्था बनाऊंगा। अभी हम 5वें स्थान पे है, हमारे से ऊपर जर्मनी और जापान है। अभी हम 3.3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास हैं, जर्मनी की होगी 4.1 ट्रिलियन के आसपास, और जापान की 4.3 ट्रिलियन के आसपास। जो मौजूदा विकास गति है उससे हम अगले 2.5-3 साल में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। पर वहीं पे हम नहीं रुक रहे हैं, हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। अभी हमारी पर कैपिटा जीडीपी लगभग $2,500 है, जबकि चीन की पर कैपिटा जीडीपी अभी 12-12,500 है। तो वो 2047 में जब विकसित भारत की संकल्पना है, तो प्रति व्यक्ति जीडीपी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वो सबका साथ सबका विकास के साथ आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, वो देश को बांटने की नहीं, देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं। और जिस चीज को मेरे को सबसे ज्यादा, मेरे को व्यक्तिगत एक बात से फायदा मिला संजय जी, मैं विदेश कोई लेक्चर लेने या कोई सेमिनार अटेंड करने, कॉन्फ्रेंस के लिए नियमित जाता रहता हूं। आज जब विदेश उतरता हूं, तो जो वो अंग्रेज पासपोर्ट वाला स्टैंप मारता है ना उस पे, तो वो मेरे को देख के रेस्पेक्ट आता है उसकी आंखों में। उसके आंखों में मेरे प्रति घृणा नहीं आती है। और ये आप भी महसूस करते होंगे संजय जी, बिल्कुल बिल्कुल कहीं भी जाओ बिल्कुल। आप, ये रेस्पेक्ट जो आया है वो इसलिए आया है कि हमारे प्रधानमंत्री की इतनी ताकत है कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति का हाथ ऐसे पकड़ लेते। हमारे प्रधानमंत्री की ऐसी ताकत है कि चीन के राष्ट्रपति को ऐसे पकड़ के पीछे खींच लेते। उनकी ताकत है वो, उन्होंने वो वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म में दिखाया। हमारे प्रधानमंत्री की इतनी ताकत है कि अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, सऊदी, भले वो मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम मुल्क हो, क्रिश्चियन मुल्क हो, कोई भी मुल्क हो, वहां के राष्ट्र अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री को लेने हवाई अड्डे पे जाते हैं और हवाई अड्डे तक छोड़ने जाते हैं। ये ताकत से देश के हर व्यक्ति का सर ऊंचा हुआ है। हम वो देश नहीं है कि जहां पे प्रधानमंत्री एक कॉर्नर में है या प्रधानमंत्री फोटो के अंदर फिट ही नहीं हो रहा। हमारे प्रधानमंत्री बीच में बैठते हैं, पूरा दुनिया उनके आसपास फिट होती है, वो कहीं फिट होने नहीं जाते।
बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसलिए आपका इन्हीं कारणों से आपने संभवतः भारतीय जनता पार्टी जॉइन करने का विचार किया। संजय जी, कारण तो 3 थे जो मैंने बता दिए। सनातन को गाली बर्दाश्त नहीं, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने का निर्णय बर्दाश्त नहीं, और वेल्थ क्रिएटर्स को गाली मेरे से नहीं हो पाएगा, जो वो मेरे से अपेक्षा कर रहे थे। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद गौरव वल्लभ जी, आप आए हमारे साथ जयपुर डायलॉग्स पर, आपने अपने विचारों को साझा किया और हम आशा करते हैं इसी प्रकार आप भविष्य में भी आते रहेंगे जयपुर डायलॉग्स पे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, दर्शकों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय भारत, जय हिंद।